नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुंगेरी लाल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। एक सीरियल भी आता था दूरदर्शन पर पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल का काम यही था कि वो दिन भर घर पर बैठकर सपने देखता था। ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो सपने देखने पर कोई टैक्स तो है नहीं, कोई कुछ भी सपना देख सकता है। तो राजनीति में भी कई मुंगेरी लाल हैं जो इस तरह के हसीन सपने देखते रहते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे सपने देखते देखते जिनकी उम्र चली गई और उनसे कुछ हुआ नहीं, एक सिर्फ सपने ही देखते रहे। उनमें एक हैं महाराष्ट्र के नेता शरद पवार। बहुत बड़े मराठा लीडर माने जाते हैं, लेकिन वह उनका साम्राज्य कहाँ है, उनका जनाधार कहाँ है, ये खोजने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो भी, उनका भी एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का। तो प्रधानमंत्री बनना है तो भाई या तो अपनी ताकत से बने, या आपके साथ ऐसे लोग हों जो आपका समर्थन करने को तैयार हों, वो बना सकते हैं। तो दोनों नहीं है, तो लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो समय समय पर इसकी कोशिश करते रहते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब से अब तक, यानी 91 से आज तक करीब 30 साल से ज़्यादा हो गए, शरद पवार ने सपना देखना नहीं छोड़ा है। और इस सपने के लिए वो कुछ भी बोलने, कुछ भी करने को तैयार हैं। उसका वास्तविकता से कोई नाता हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो आपको लगेगा कि नया संदर्भ क्या है, नई बात क्या हो गई, ये तो करते ही रहते हैं। नया संदर्भ ये है कि उनका 11 जनवरी को एक बयान आया है, और बयान में उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। और शरद पवार ने भविष्यवाणी कर दी कि 13 और विधायक जो है बीजेपी के छोड़ने वाले हैं पार्टी। तो अब ये भविष्यवाणी वैसी है जैसे मैं कहूँ कि मई जून में बरसात होने वाली है। तो मई जून आएगा तो बरसात तो होगी, मानसून का मौसम आएगा तो बारिश होगी, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। सबको पता है कि बीजेपी पिछले चुनाव में 312 सीटें जीत कर आई थी अकेले, और सहयोगियों के साथ 325 सीटें। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जो उसके विधायक हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी है। और पार्टी के अंदर ही चर्चा चल रही है लंबे समय से कि कितने विधायकों का टिकट काटा जाए या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। कितने का काटा जाए इस पर चर्चा है। तो उसकी संख्या 60 से लेकर 125 तक बताई जाती है। लेकिन मान लीजिए, सबसे कम संख्या मान लीजिए 60 की ही मान लीजिए, तो 60 विधायकों का टिकट कटेगा। तो जाहिर है कि उसमें से 15-20 जो है वो पार्टी छोड़कर भी जाएंगे। और इनमें से ऐसे कुछ हैं जिनको पहले से पता है कि उनका टिकट कटेगा, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो फीडबैक मिल रहा है, मालूम है कि अगर टिकट नहीं कटा और टिकट मिल गया तो उनके लिए चुनाव जीतना असंभव है। लोगों में नाराज़गी उनसे इतनी है, पार्टी से नाराज़गी नहीं है। ये बात मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के विधायक हैं उनसे नाराज़गी है, पार्टी से, मुख्यमंत्री से, सरकार से नाराज़गी नहीं है। तो इसलिए इन विधायकों यानी इन नेताओं को नई ज़मीन की तलाश है, नए घर की तलाश है कहें। उसमें जो है सबसे स्वाभाविक रूप से इस समय दिखाई देती है समाजवादी पार्टी। तो वहाँ जा रहे हैं या जा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़कर जिन 3 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, या जिन 3 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, इनमें से कोई लौटकर विधानसभा में आने वाला नहीं है। चाहे सपा के टिकट पे लड़े, चाहे बसपा के टिकट पे लड़े, चाहे कांग्रेस के टिकट पे लड़े। तो इसलिए जो है इनका भविष्य, तो राजनीतिक भविष्य, चुनावी भविष्य पहले से तय है। लेकिन पार्टी चुनाव के मौके पर अगर किसी राजनीतिक दल से उसके विधायक या नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो ये एक परसेप्शन बनता है जो पार्टी के लिए सकारात्मक नहीं होता है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, ये उत्तर प्रदेश की पार्टियों की बात है, ये भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस की बात है। उसमें ये दाल भात में मुसलचंद शरद पवार कहाँ से आते हैं?
तो शरद पवार को भी गलतफहमी हो गई है कि वो देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हो गए हैं और वो भीष्म पितामह की भूमिका में है, जो कहेंगे लोग मान लेंगे। ऐसा कहीं हो रहा। सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि गोवा में जो है तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बातचीत हो रही है। कांग्रेस ने खंडन कर दिया। ये अफवाह भी फैलाई गई कि इस बारे में राहुल गांधी से बात हो चुकी है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो एक बात तो ये, लेकिन गोवा में हो जाए या मणिपुर में हो जाए, 2 सीटें मिल जाएंगी, 1 सीटें मिल जाएंगी, वो एक बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट सा मुद्दा है। शरद पवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दावा करना कि परिवर्तन होने जा रहा है और एनसीपी जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इससे बड़ी हास्यास्पद राजनीतिक घटना मुझे नहीं लगता कि हाल के दिनों में कोई हुई होगी। उत्तर प्रदेश में एनसीपी का कोई नाम लेवा भी नहीं है, एनसीपी को कोई जानने वाला भी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी एनसीपी को क्यों सीटें देगी? मुझे तो नहीं लगता समाजवादी पार्टी जो है एनसीपी को कोई सीट देने वाली है। लेकिन शरद पवार अपने को एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं, अपने को अपनी ओर से ही इनवाइट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव उनको बुलाएं, उनको कैंपेन करने के लिए कहें। तो बुला सकते हैं, उसमें तो कोई जो है समस्या नहीं है। शरद पवार को ही क्यों, और लोगों को भी, जो भाजपा विरोधी नेता हैं उनको भी अखिलेश यादव बुला सकते हैं। सवाल ये है कि आकर करेंगे क्या। पहली बात तो ये कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसमें जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सचमुच, उनके लिए ही रैली करना मुश्किल है। रैली का मतलब होता है कि साधन जुटाना, भीड़ जुटाना। शरद पवार को सुनने के लिए कौन आएगा? महाराष्ट्र में आते नहीं और उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? 1999 में शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से जब निकाले गए, उसके बाद किस मुद्दे पर निकाले गए थे बहुत बार बता चुका हूँ। आपको भी पता है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाया था उन्होंने, कि विदेशी मूल का व्यक्ति जो है कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। उसके बाद पार्टी से निकाले गए और तुरंत जो है महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसके बाद समझौता कर लिया कांग्रेस से। तो सिद्धांत से तो उनका कोई दूर दूर तक कभी नाता रहा नहीं है, सौदेबाज राजनेता हैं। लेकिन ज़रा सा इस पर नज़र डालनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरवाने आ रहे हैं, या यूँ भी कहें कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने आ रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं, उनकी अपने राज्य में हैसियत राजनीतिक है क्या? अपने राज्य में स्थिति ये है कि 1999 में पार्टी बनी उनकी, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में एक साथ ही होते हैं। एक साथ मतलब उसी साल होते हैं। लोकसभा का चुनाव जो है अप्रैल मई में होता है, मार्च अप्रैल मई में, और विधानसभा का चुनाव उसी साल दिसंबर में होता है। तो लगभग समझिए एक ही समय पर होता है, कुछ महीने का अंतर होता है। 1999 में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 21.58 यानी 21.58% वोट मिला। आप सोच लीजिए, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, मराठा नेता हैं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। भारतीय राजनीति के इस समय भीष्म पितामह हैं, कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। और 2019 में कितने वोट मिले? घटकर आ गए 15.65 यानी 15.65%। यानी 99 से लेकर 2019 तक 20 सालों में शरद पवार का जनाधार बढ़ने की बजाय घटा है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव तो उनके लिए रीजनल पार्टी है, कोई बड़ा जो है स्टेक नहीं था, इसलिए लोकसभा के चुनाव में उनको वोट कम मिले, राष्ट्रीय पार्टी को ज़्यादा मिले, ये बात हो सकती। तो विधानसभा चुनाव की बात कर लें। विधानसभा चुनाव में तो वो महाराष्ट्र के जो है सबसे बड़े नेता हैं। 1999 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को वोट मिले 22.6% कुल। ये शरद पवार की कमाई है। और वो पूंजी, जो राजनीतिक पूंजी 1999 में 22.6% थी, वो घटते घटते 2019 में
16.71% पर आ गई है। ये शरद पवार की राजनीतिक कमाई है, ये शरद पवार की राजनीतिक हैसियत है। जो अपने प्रदेश में 16% 17% वोट पाते हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। ये भारतीय जनतंत्र में ही, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ही संभव है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी पार्टी का जनाधार 16% हो, अपने सबसे ज़्यादा प्रभाव वाले राज्य में, महाराष्ट्र से बाहर छिटपुट एक सीट 2 सीट कहीं जो है विधानसभा की जीतने की स्थिति होती है, वो भी दल बदल के जरिए आए हुए लोगों के कारण। तो महाराष्ट्र से बाहर एनसीपी का कोई ऐसा आधार है नहीं। 1904 में ज़रूर जो है वो महाराष्ट्र से बाहर 2 सीटें जीते थे लोकसभा की, उनकी पार्टी जीती थी, लेकिन उसकी परिस्थिति अलग थी। लेकिन मान लें कि वो शरद पवार के नाम पर, शरद पवार की प्रतिष्ठा पर और उनकी लोकप्रियता के कारण ही जीते थे, तब भी लोकसभा में जो अधिकतम सीटें जीती है उनकी पार्टी 2004 में वो 9 सीटें थी। और विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी जो अधिकतम सीटें जीती वो भी 2004 में ही हुआ, 2004 में वो 71, 9 लोकसभा सीट्स और 71 असेंबली सीट्स। ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इससे महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं लोकसभा की और 294 है असेंबली की सीट्स। इससे शरद पवार की राजनीतिक हैसियत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उनके जनाधार का अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन उनकी बातें सुनिए अगर आप, तो लगेगा कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। उनकी पार्टी का जनाधार सबसे बड़ा है। वो दलों के बीच में समझौता करा रहे हैं, वो राष्ट्रीय विकल्प तैयार कर रहे हैं। तो शेख चिल्ली को भी मात देने वाले दावे हैं शरद पवार के। और मुझे तो बार बार ऐसे लोगों के बारे में जो है बात करते हुए एक ही उदाहरण याद आता है, वो पंसारी के दुकान के चूहे वाली बात, कि पंसारी की दुकान में बहुत लंबे समय से रहते हुए चूहों में रोज़ रात को मीटिंग होती थी। एक दिन देखा कि उनका एक साथी अलग चला जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा। पूछा क्या हुआ, तो बोला कि चुप रहो, मुझसे बात मत करो, अब मैं पंसारी बन गया हूँ। उन्होंने कहा बात क्या हुई, बोला मुझे हल्दी की एक गांठ मिल गई है। तो शरद पवार के पास वही हल्दी की एक गांठ है जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं, जिसको लेकर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये अपने को मुगालते में रखने वाली बात है, सच्चाई को स्वीकार न करने वाली बात है। अब आप देखिए कैसे तुलना होगी शरद पवार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोनों के कद का अंतर देखिए, दोनों के पद का अंतर देखिए, दोनों की राजनीतिक हैसियत का अंतर देखिए, और दोनों की लोकप्रियता जो लोगों के बीच में है उसका फ़र्क देखिए। एक भाई भतीजावाद का जीता जागता प्रमाण है, एक भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है, दूसरा भाई भतीजावाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार उसके आसपास छू भी नहीं सकता, जाने से भी डरता है। ऐसे में शरद पवार का अखिलेश यादव को ये कहना कि जो है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है और एनसीपी और जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब मुझे तो उदाहरण या कोई उपमा देने में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उपमा दी जाए। शरद पवार की राजनीतिक हैसियत महाराष्ट्र से बाहर शून्य है और महाराष्ट्र में भी उनकी स्थिति तीसरे नंबर की पार्टी की है। महाराष्ट्र में 2014 के बाद से लगातार बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। शिवसेना नंबर 2 पर है और शरद पवार की पार्टी, महान मराठा लीडर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन भाई सपना देखने का, बोलने का अधिकार सबको है। देश में डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी दावा कर सकता है, लेकिन उसका कहीं कोई वास्तविकता से लेना देना तो होना चाहिए, जो कि मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता। तो शरद पवार का उत्तर प्रदेश में चुनाव में आना, ये अखिलेश यादव और उनके साथी तय करें कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है,
क्योंकि शरद पवार से जुड़ने का मतलब है करेला नीम चढ़ा। अखिलेश यादव पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इन सब का आरोप पहले से है। उस पर इस मामले के एक पुरोधा, दरअसल अगर वो पितामह हैं किसी मामले में, भीष्म पितामह, तो ये भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मामले में है शरद पवार। उनका अखिलेश यादव से जुड़ना, ये अखिलेश यादव के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? अखिलेश यादव अगर इसी को खूबी मानते हों राजनीति में कि जो ये ऐसा कर सकता है, जिसमें ये क्षमता है भाई भतीजावाद की और भ्रष्टाचार की, वही असली नेता है, वही बड़ा नेता है, तो भाई मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थकों के लिए मेरी नज़र में तो ये खतरे की घंटी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। शरद पवार अगर प्रचार करने आए अखिलेश यादव का, तो बीजेपी का आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। शरद पवार को देखकर ही कुछ लोग होते, कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। शरद पवार भारतीय राजनीति में जो कुछ बुरा है उस सब के प्रतीक है। और वो शरद पवार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर है, जो समाजवादी पार्टी को समझ में आएगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।